अगर आपको इस कहानी के पिछले भाग सुनना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ ही कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो वहाँ से जाकर सुन सकते हैं। अब सुनिए आगे। हैरी और जूली को यहाँ एक साथ देखकर मुझे ऐसे लकवा मार गया था। न मैं कुछ बोल पा रही थी न कर पा रही थी। कुछ ही सेकंड में उन्हें भी महसूस हो गया कि कोई और भी वहाँ आ चुका है। तो फाइनली उन दोनों ने मुझे नोटिस किया। हैरी, हे अनाया, तुम यहाँ कैसे इस वक्त? वो मुझे कहते हुए मैंने अपनी कानी उंगली दिखाई। आई गेस लोग यहाँ इसी काम के लिए आते हैं, पर शायद मैं गलत थी, कहते हुए मैं जूली को घूरा। हैरी, आई एम सॉरी, मुझे लगा सब क्लास में होंगे तो यहाँ कोई नहीं आएगा। इट्स ओके, क्या तुम दोनों प्लीज बाहर जाकर कंटिन्यू करोगे? मुझे सच में इमरजेंसी है, अगर तुम दोनों ऐसे ही खड़े रहोगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। हैरी हंसते हुए, ओके ओके, हम बस जा ही रहे हैं, कहते हुए उसने मेरे गाल थपथपाए और जूली का हाथ पकड़े बाहर चला गया। इस दौरान जूली ने एक बार मेरी तरफ देखा, मगर मैंने नजरें फेर ली। मुझे याद नहीं मैं कितनी देर वहीं वॉशरूम में बैठी रोती रही। मुझे भी पता था ये एक दिन होना है, मगर इतनी जल्दी? हैरी को मैं जूली से पहले से जानती थी, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक दिन ही ज़्यादा जानती थी जूली से। हाँ ठीक है, आप कह सकते हैं मैं ओवर ड्रामेटिक हो रही हूँ अब। पर इंसान के इमोशन बाथरूम में एकदम निचले लेवल के निकल कर ही बाहर आते हैं। मेरे भी आ रहे थे, सो इट्स नॉट माय फॉल्ट। स्कूल में उस वक्त बेस्ट फ्रेंड स्टूडेंट खोजने के लिए कंपटीशन हो रहे थे। ड्राइंग कंपटीशन के लिए उसने एक कुत्ते को स्केच बनाई थी और उसे पेंट करने के लिए मुझसे कलर मांगे थे, और मैं 5 साल की बच्ची उसी वक्त उसके रंग में रंग गई थी। अगले ही दिन जूली हमारी क्लास में आ गई थी और ड्रामा कंपटीशन में हम तीनों ने ही साथ में पार्ट लिया था, जिसमें मैं परी बनी थी और हैरी था खूबसूरत राजकुमार। कमाल की बात है, टोटल 9 परियों में इस अकेले खूबसूरत राजकुमार के पीछे थी। तब कहाँ पता था बचपन का यह खेल आगे चलकर सच होने वाला है। धीरे धीरे जूली मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई और मेरी दिल की हर बात की राजदार भी। मैंने उसे बताया कि मैं हैरी को कितना प्यार करने लगी हूँ। मेरी बात सुनकर वो अपना चश्मा संभालते हुए दांत निकालकर हंसने लगी। 5 साल की उम्र में भी कहीं प्यार होता है? पहले बड़ी तो हो जाए, यही कहा था उसने। इतने सालों से हैरी के लिए अपनी सारी फीलिंग्स मैं उससे शेयर करती आ रही थी, फिर भी आज मेरी फीलिंग को कुचलते हुए उसे हमारी दोस्ती का जरा भी ख्याल नहीं आया। जब रोने और धोने का प्रोग्राम खत्म हुआ तो मैं वॉशरूम से बाहर आई। मैंने फ़ोन चेक किया, जूली के 10 मिस्ड कॉल थे। मैंने उसे एक मैसेज किया, कब से चल रहा है ये सब, और जवाब में उसने मुझे कॉल बैक कर दिया, मगर मैंने फ़ोन रिसीव नहीं किया। वो उसका मैसेज आ गया, जूली फ़ोन तो उठा ले अनाया, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। किथे है तू, बता, मैं आ रही हूँ वो थे। मैंने फिर टेक्स्ट किया, तूने जवाब नहीं दिया। जूली, तू बताने देगी तब ना, फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है मेरा? अनाया, तू गलत समझ रही है मैनू, एक बार बात तो कर मेरे से। मैंने उठाकर फ़ोन ऑफ कर दिया। मेरी आंखों में से आंसू भर आए थे और दिल में ऐसे दर्द हो रहा था जैसे अब बस हार्ट अटैक आने वाला हो। ऐसी हालत में मैं क्लास के किस बात पर कॉन्सेंट्रेट करती? दोस्त भी दूँ तो किसे दूँ? हैरी मेरा बॉयफ्रेंड थोड़ी ही न है, ना ही वो मुझसे प्यार करता है। वो तो जूली से प्यार करता है, वो भी बचपन से। ऐसे में अगर देखा जाए तो मैं ही उनके बीच आ रही थी, लेकिन उन सब के बावजूद मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया है। तभी मेरी नज़र दूर से इसी तरफ आती हुई जूली पर पड़ी। कितनी हैरानी नहीं, हो मुझे ही खोज रही थी, लेकिन मेरा उससे सामने जाने का बिल्कुल मन नहीं था, तो तुरंत उसकी नज़रें से दूर हो गई। मेरे ठीक पीछे म्यूजिक रूम का बैक डोर था। मैं बिना कुछ सोचे समझे चुपके से अंदर चली गई और बैक सीट पर बैठ गई। मैंने अपना सर बेंच पर सटा दिया और सोने की कोशिश करने लगी। तभी मुझे अपने बगल में किसी के होने का एहसास हुआ। है प्रिंसेस, मैंने सिर उठाकर देखा। सामने समर बैठा मुस्कुरा रहा था। समर अपने बालों में हाथ फेरते हुए, कहा था ना एंट्री ले लूँगा यहाँ भी, देख लो अब बस तुम और मैं और कोई नहीं। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की। समर हैरानी से, तुम रो रही हो अनाया? नहीं तो, वो बस मेरी तबीयत ठीक नहीं है। समर परेशान होते हुए, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूँ? नहीं, मैं ठीक हूँ अब।
इस बार मैंने मुस्कुराते हुए पूरी सफाई से झूठ बोला। इससे पहले कि वो कुछ और बोलता, मिस बीणा क्लास में आ चुकी थी। बीणा, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज की क्लास जरा स्पेशल होगी क्योंकि आज ये इस सेमेस्टर की मेरी लास्ट क्लास है। सामने से एक दो आवाजें, आप कहाँ जा रही हैं मैम? बीणा मुस्कुराते हुए, मैं कल से प्रेगनेंसी लीव पर हूँ, 6 मंथ के लिए। बेचारी मिस बीणा इस साइको घोस्ट सर ने के बच्चे की माँ बनने जा रही थी, जो उनको न जाने कब से डबल क्रॉस किए जा रहा है। पूरी क्लास, कॉन्ग्रेचुलेसन मैम। बीणा, और आज की क्लास के आखिर में मैं आपको किसी से मिलवाने भी जा रही हूँ, जो कि एक सरप्राइज भी रहेगा। क्लास की खुशफुसाहट शुरू हो जाती है। क्लास शुरू हो गई और मैं और समर चुपचाप पीछे बैठे थे। समर, यार ये म्यूजिक है, आई मीन नो गिटार नो बैंड। मुझे उसकी बात सुनकर हंसी आ गई। तुम्हें क्या लगता है फिल्मों में जैसे यहाँ बच्चों के हाथ में गिटार और वायलिन लेकर बैठे मिलेंगे और तुम बैंड ऑफ बॉयज यहाँ पर अपने परफॉर्म देकर लड़कियों को अपना दीवाना बना लोगे? समर मुंह बनाते हुए, लड़कियां खुद मेरे पीछे आ जाती है तो मैं क्या करूं? अच्छा, मैं तो नहीं आई कभी तुम्हारे पीछे। समर धीरे से, बस तुम्हारे सामने ही तो मात खा जाता हूँ मैं। कुछ कहा तुमने? मैंने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए जासूस वाले अंदाज में पूछा। समर हंसते हुए, तुम लड़की थोड़े ना हो। मैंने गुस्से में ही एक पंच उसकी बाह पर मार दिया। समर चोट लगने की एक्टिंग करते हुए, आउच, मार डाला। यार पूरी बात तो सुन लिया करो। मैं कह रहा हूँ तुम बाकी लड़कियों जैसे थोड़ी ना हो, तुम तो मेरी प्रिंसेस हो। अच्छा, कहकर मैं हंसी। समर मुस्कुराते हुए अदब से झुककर, और मैं आपका गुलाम, इसलिए आप मेरे पीछे नहीं आती, मैं आपके पीछे चला आता हूँ। अब मुझे जोर से हंसी आ गई। मिस बीणा ने घुरकर हमारी तरफ देखा और हम दोनों बिल्कुल चुप होकर सामने की तरफ ध्यान देने लगे। जैसे ही मिस बीणा पीछे मुड़ी, समीर ने धीरे से मेरे कान के पास मुंह लाते हुए कहा, वैसे ये चल क्या रहा है म्यूजिक क्लास के नाम पर? इसे रविंद्र संगीत कहते हैं बुद्धू। समर से बात करके मेरा मन काफी हद तक हल्का हो गया था। जब तक क्लास चलती रही हमने अपने बैक बेंच पर होने का पूरा फायदा उठाया और पूरी टाइम बातें ही करते रहे। पूरी टाइम वो मुझे अपनी बातों से हंसाता रहा। सच में समर बहुत स्वीट है। बस जब लड़कियां उसे देखकर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और उसके कपड़े फाड़ने पर उतर जा आती है, तब मुझे उससे दूर रहने में ही अपनी भलाई नजर आती है। अब इतने पॉपुलर होने का कुछ तो खामियाजा भुगतना ही होगा। क्लास खत्म होने के सिर्फ 10 मिनट बचे थे कि ठीक उसी समय क्लास का दरवाजा खुला और एक लड़की ने क्लास में एंट्री ली। पूरी क्लास में जैसे सन्नाटा छा गया। उसने व्हाइट कलर की ड्रेस पहन रखी थी। उस पर खुले हुए कॉपर और ब्लैक मिस बाल, दूध जैसा सफेद रंग और बड़ी बड़ी आंखें। एक पल को ऐसा लगा जैसे कश्मीर की वादियों से निकलकर कोई परी हमारी क्लासरूम में उतर आई हो। लड़कों की मुंह से तो सीटी बज गई। मैंने समर की तरफ देखा, वो भी मुंह फाड़े उसे हैरानी से देखे जा रहा था। उस बेचारी को भी क्या गलती, खुद मेरा भी, इनफैक्ट पूरी क्लास का ही यही हाल था। यार मतलब कोई इतना खूबसूरत हो कैसे सकता है? गवर्नमेंट के इसके लिए भी कोई रूल पास करना चाहिए। गवर्नमेंट को भी इसके लिए कोई रूल पास करना चाहिए कि आप एक लिमिट से ज़्यादा खूबसूरत ना दिखे। दिस इज डेंजरस यू नो। आई मीन ऐसी लड़कियां अगर रोड पर निकल जाए तो लोग उन्हें देखने के चक्कर में एक्सीडेंट के शिकार हो सकते हैं, ट्रैफिक जाम हो सकता है। बीणा संघार कर गला साफ करते हुए, अटेंशन प्लीज। मिस बीणा की आवाज़ सुनकर पूरी क्लास जैसे नींद से जागी। बीणा, जैसे कि मैंने आप सबको बताया था, कल से मैं लीव पे जा रही हूँ, तो मेरी जगह कल से आपको म्यूजिक की क्लास देने के लिए मैंने मिस सिमरन को अप्रोच किया है। अपना परिचय आपको खुद देगी। सिमरन मुस्कुराते हुए, हाय एवरीवन, मेरा नाम सिमरन है और मैं कोलकाता की रहने वाली हूँ। यहीं से मेरी म्यूजिक की पढ़ाई भी हुई है। कुछ टाइम से मैं इंडिया से बाहर थी, मगर अपने देश से आप ज़्यादा दूर नहीं रह सकते, सो अब मैं हमेशा के लिए वापस आ गई हूँ। आई होप आप सब मेरी क्लास को एंजॉय करेंगे। उसकी आवाज़ भी कितनी प्यारी थी।
ऐसा लग रहा था जैसे वो बस बोलती रहे और मैं सुनती रहूं। अगर मैं लड़का होती ना तो पक्का इसे अब तक प्रपोज कर चुकी होती। सामने एक लड़का, मैम मैं कल से रेगुलर रहूँगा आपकी क्लास में। इनफैक्ट मैं तो क्लास का टाइम भी बढ़ाने को कहूँगा प्रिंसिपल सर से। दूसरा, ऑफ कोर्स आई जस्ट रियलाइज कि म्यूजिक हमारे लिए कितना ज़रूरी है। दिस इज रियली सूथिंग फॉर आवर माइंड एंड सोल यू नो। मिस भिड़ा ने उन सबको घूर कर देखा और सिमरन खिलखिलाकर हंस पड़ी और सारे लड़के तो जैसे फ्लैट ही हो गए उनकी हंसी पर। लड़कियां जाहिर है जलभून थी यह सब देखकर। तभी अचानक क्लास के दरवाजे पर अमर सर आ खड़े हुए। उनका पूरा ध्यान अपने हाथ में पकड़े हुए पेपर्स पर था। अमर, मिस वीणा, कैन आई हैव ए मोमेंट विथ मिस पारेख, इट्स अर्जेंट। कहते हुए उन्होंने जैसे ही सिर उठाकर देखा उनकी नजरें सिमरन से जा मिली और वो हैरानी से उसे घूरते ही रह गए। मतलब ये बिल्कुल नया वाला एक्सप्रेशन था मेरे लिए। पूरी क्लास तो लट्टू हो चुकी थी सिमरन पर, मगर ये जल्लाद, इस पर भी किसी लड़की का कोई असर होता है ये मैं पहली बार देख रही थी। अब मैंने सिमरन पर नजर डाली, वो तो जैसे बिल्कुल डूबी गई थी सर की आंखों में नीले ओशन में, और मैं स्लो मोशन में आ गई थी। मतलब चल क्या रहा है यहाँ? आग दोनों तरफ बराबर लगी है। मैंने बोतल निकाला और पानी पीकर अपने कलेजे की आग को ठंडा किया, मगर अगले पल जो हुआ वो उम्मीद से बिल्कुल उलट था। अमर सर पीछे पलटे और दरवाजा बंद करते हुए तेजी से बाहर निकल गए। कमाल है, इस हूर की परी का भी जादू नहीं चला इस जलाद पर। आदमी है कि पत्थर? समर कंफ्यूज में, इनको क्या हो गया है? अभी तो तुम्हारे लिए पूछ रहे थे और अब बिना कुछ बोले चले भी गए। बीणा, वेयर इज मिस पारेख? मैं यहाँ हूँ मैम, मैंने खड़े होते हुए कहा। बीणा, आप जा सकती है, वैसे भी क्लास अब खत्म होने वाली है। ओके बोलकर मैं तुरंत बाहर निकली। बाहर आकर मैंने इधर उधर नजरें दौड़ाई और तुरंत हलवे की तरफ दौड़ लगा दी। अमर सर तेजी से अपने ऑफिस की तरफ चले जा रहे थे। कहानी अमर की नजरें से। इस वक्त मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि शायद किसी का मर्डर करने के बाद भी मुझे सुकून न मिले। अब क्यों वापस आई है वो मेरी जिंदगी में? वह तो चली गई थी ना, मुझे छोड़कर, या कहना सही रहेगा कि सब कुछ छोड़कर। फिर क्यों वापस आई है वो? जब मैंने उसे क्लास में देखा तो अतीत की वो सारी यादें जैसे परत पर परत मेरे सामने खुलती चली गई। वो सारे गुजरे लम्हे और वो दर्द जैसे एक साथ ही किसी ने मेरे सामने वापस लाकर रख दिया हो। मैंने गुस्से में सामने पड़े बेंच पर जोर से ठोकर मार दी और वो दूर जा गिरा। सिट, क्या चाहिए अब इसे? कहते हुए मैंने गुस्से में एक जोरदार पंच दीवार पर जड़ दिया। अनाया हाँफते हुए, रुकिए सर। मैंने मुड़कर देखा, अनाया दौड़ती हुई मेरे ही पीछे आ रही थी। मैं अभी इस हालत में नहीं था कि उससे बात करता। गुस्से में अगर मैंने उसे हर्ट कर दिया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मिस पारेख, मैं आपसे बाद में बात करूंगा, यू मे गो नाउ। कहते हुए मैं तेजी से अपने ऑफिस में की तरफ बढ़ा, लेकिन उसने तेजी से आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरे करीब आकर हाँफते हुए उसने पूछा, क्या बात करनी थी आपको? मैंने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, जाओ यहाँ से, मैं बाद में बात करता हूँ। अनाया, अरे अजीब आदमी है आप। अभी खुद ही कह रहे थे मुझसे अर्जेंट बात करनी है आपको, और अभी उसकी बात अभी पूरी नहीं हुई थी कि मैं लगभग चिल्ला पड़ा। आपको प्रॉब्लम क्या है मिस पारेख? एक बार में कोई भी बात आपको समझ में नहीं आती। जस्ट लीव मी अलोन। अनाया बुरी तरह सहम गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। मुझे अपने बर्ताव पर पछतावा हुआ, बस इसी बात का डर था मुझे। मैंने अपनी आंखें बंद की और ठंडी सांस भरी और फाइल को बीच में निकालकर एक कार्ड उसकी तरफ बढ़ा दिया। हे, तनु ने भेजा है तुम्हारे लिए, आज रात का पार्टी के लिए इनविटेशन कार्ड है, मैं बस यही देने आया था। अनाया ने जैसे ही कार्ड पकड़ा, बेल बज गई। मैंने अटकते हुए कहा, लिसन मिस पारेख, आई एम। मगर मेरी बात पूरी होती उससे पहले ही ऑफिस के डोर नॉक हुआ। जैसे ही दरवाजा खुलना शुरू हुआ, मैंने देखा सिमरन शायद मुझे ही खोजते हुए अंदर की तरफ आ रही थी।
मेरे दिल की धड़कन बढ़ी। हड़बड़ाया मैंने अनाया को पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उसे लेकर लॉकर और बुक शेल्फ के बीच में पतली सी जगह में घुस गया। अनाया का सिर इन वक्त मेरे सीने से लगा हुआ था और मैंने उस बुरी तरह लॉकर्स के साथ प्रेस कर रखा था, जिसे ना वो हिल पा रही थी ना कोई हरकत कर पा रही थी। लेकिन मैं भूल गया था कि भगवान ने मिस अनाया के गजर भरी लंबी जुबान भी दी है, जो किसी भी सूरत में शांत नहीं रहती। उसने तुरंत छटपटाना शुरू कर दिया। अनाया, सर छोड़िए मुझे, ये क्या कर रहे हैं आप? प्लीज चुप रहो, बस 2 मिनट, मैंने धीमी आवाज में कहा और खुद बुक शेल्फ के बीच में झांक कर देखने की कोशिश करने लगा। वो अब भी मेरे ऑफिस में खड़ी इधर उधर देख रही थी। अनाया हाथ पैर मारते हुए, सर छोड़िए मुझे, जस्ट शट अप मिस पारेख, कहते हुए मैंने उसे जोर से लॉकर के अगेंस्ट पीस प्रेस किया ताकि वो हाथ पैर मारना बंद कर दे। अनाया झलाती हुई, आपकी बॉडी से गाय के गोबर की बदबू आ रही है, छोड़िए मुझे नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी। व्हाट? कितनी महंगी ब्रांडेड परफ्यूम है ये, पता भी है तुम्हें? अनाया घुराती हुई, कितनी भी अच्छी परफ्यूम क्यों ना हो, आपके पसीने में बदबू में रोकने में ये सब नाकाम है। मतलब बेइज्जती करना तो कोई मिस अनाया से सीखे। अनाया, सर छोड़िए मुझे, बाहर जाने दीजिए, कहते हुए उसने चिल्लाने के लिए मुंह खोला। अब मेरे पास दोबारा कोई ऑप्शन ही नहीं था। मैंने तुरंत उसके ओठों पर अपने ओठ रख दिए। पल को उसकी खूटी हुई सी चीख निकली और अगले ही पल उसने अपने नाखूनों से मेरी छाती नोच डाली और मुझे धक्का देकर खुद से अलग कर दिया। अनाया, थू थू थू, यक। वो सीधे भागकर ऑफिस से अटैच वॉशरूम में घुस गई। मैंने घबराकर ऑफिस की तरफ देखा। सिमरन जा चुकी थी, मगर अब जो तूफान आने वाला था उसे संभालना कहीं ज्यादा मुश्किल था। वॉशरूम के दरवाजे पर खड़ी अनाया मुझे गुस्से से घूर रही थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैंने तुम्हें कितनी बार चुप रहने को कहा, लेकिन तुमने तो जैसे ना कसम खा रखी है कभी मेरी बात न सुनने की। तो अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई थी कि उसने अपने पर्स से ही मारना शुरू कर दिया। अनाया, तो आपने मुझे किस कर लिया? हिम्मत कैसे हुई आपको ऐसे करने की? खूनी, दरिंदे, पापी, हत्यारे, व्हाट? यार, किस करने की दरिंदर, पापी और हत्यारा कैसे हो गया? अनाया, मुझे नहीं पता, मुझे बस इतनी ही गालियाँ आती है। मुझे अब उसकी बातों पर हंसी आ रही थी। जब वो जी मारते मारते थक गई तो वह जमीन पर बैठकर सुबकने लगी। अनाया, मेरे वर्जिन लिप्स पर अब वर्जिन नहीं रहे, अपने गंदे कर दिए मेरे लिप्स। क्या क्या सपने देखे थे मैंने अपने फ्लर्ट किस को लेकर? सब कुछ कितना रोमांटिक सोचा था मैंने, और आपने मेरे सारे सपने पर पानी फेर दिया। बहुत गंदे वाले मॉन्स्टर है आप। अब बच्चों जैसे रिएक्ट करना बंद करो अनाया। वी आर ऑलरेडी एंगेज्ड, कुछ ही दिनों में शादी होने वाली है हमारी। मगर उसका रोना फिर भी बंद नहीं हुआ। उसने गुस्से में मुझे एक और पंच मारा और अपने ही हाथ पकड़कर बैठ गई। अनाया, गुस्से में ऑफिस से बाहर जाते हुए, जो आज आपने किया है उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। शाम के 6 बज चुके थे और मैं अब तक बिस्तर पर पड़ी आज जो कुछ भी हुआ उसी के बारे में सोच रही थी। मुझे अभी तक गुस्सा आ रहा था, हिम्मत कैसे हुई उनको ऐसे करने की। मैंने फोन निकाला और उन्हें एक मैसेज कर दिया, आई हेट यू। तुरंत उनका रिप्लाई आया, अमर, तुम अभी तक उस बारे में सोच रही हो? शायद तुम्हें मेरा किस कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगा है। दोबारा करना चाहती हो तो बिना शर्माए मुझे बता देना। आई एम ऑलवेज रेडी। ये मैसेज पढ़ते ही फ्रस्ट्रेशन से मेरे मुंह से गुस्से भरी एक चीख निकली और मैंने पीलो पकड़कर ऐसे पीटना शुरू किया जैसे वो अमर सर हो। मार मार कर मैंने पीलो फाड़ डाला। मैंने फिर मैसेज किया, अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ाना बंद कीजिए। आपको तो किस करना भी नहीं आता। इससे घटिया किस मुझे आज तक किसी ने नहीं किया। अमर, ओ रियली मिस पारेख, कितनों को किस कर चुकी है आप? आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। अमर, हाँ हाँ हाँ, गो एंड गेट रेडी मिस पारेख, मैं ठीक 7 बजे आपको लेने आ रहा हूँ।
बिल्कुल नहीं, मेरा ड्राइवर मुझे छोड़ देगा वहाँ तक। आपको तकलीफ उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने अपना फ़ोन बेड पर फेंका और फ़ौरन तैयार होने चली गई। मैंने एक ब्लैक कलर का इवनिंग गाउन पहना और बेहद लाइट मेकअप किया। जिंदगी में आज पहली बार मुझे अपने सामने आईने में खड़ी लड़की खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल अपने पापा की प्रिंसेस। बस कमी थी एक प्रिंस चार्मिंग की, जो इस प्रिंसेस के साथ पार्टी में चले। तभी मुझे अमर सर की बात याद आई, कहीं वो सच में मुझे लेने आ जाए। ठीक 7:15 पर मैं अपने रूम से बाहर आई और सीढ़ियाँ उतरती हुई हॉल की तरफ बढ़ी। मुझे लगा पापा शायद वहीं कहीं ऑफिस वर्क में बिजी होंगे, मगर मैंने देखा वो लिविंग रूम में खड़े किसी से बात कर रहे थे। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। बातें करते करते ही पापा ने मेरी तरफ देखा और हाथों से ही इशारा कर मुझे बता दिया कि मैं आज वाकई बहुत अच्छी लग रही हूँ। मैं अब भी उस आदमी को पहचान नहीं पा रही थी। वो वेल ड्रेस था और पीछे से देखकर भी मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ वो बेहद हैंडसम होगा। तभी अचानक वह मेरी तरफ पलटा और फिर जो इंसान मेरे सामने खड़ा था उसे देखकर मेरी तो जैसे सांसें ही रुक गई। ये कैसे पॉसिबल है? हैरानी से उस शख्स के पीठ को घूर रही थी जो इस वक्त पापा से बात कर रहा था। जिस तरह हंस कर पापा उससे बात कर रहे थे, उससे साफ लग रहा था कि दोनों एक दूसरे को काफी अच्छी तरह से जानते हैं। तभी पापा मेरी तरफ इशारा करते हुए बोले, ये लो अनाया भी आ गई। उनकी बात सुनकर वो शख्स पीछे मुड़ा और मुझे जैसे झटका लगा। समर, हे प्रिंसेस, बहुत खूबसूरत लग रही हो आज। तुम यहाँ कैसे? क्यों? यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने झला उलझते हुए हैरानी से जताई। जहाँ तक मुझे याद था ना, तो कभी समर को अपने घर लेकर आई थी और ना ही मैंने कभी उसे अपना एड्रेस दिया था। तो आखिर वो मेरे घर पहुंचा कैसे? समर शरारत से मुस्कुराते हुए, कर दिया ना सरप्राइज। एक्चुअली आज म्यूजिक क्लास के बाद जब तुम घर जा रही थी तब मैंने तुम्हारे हाथ में ये इनविटेशन कार्ड देखा था। कहते हुए उसने हवा में कार्ड लहराया। इत्तेफाक से मुझे सेम इनविटेशन कार्ड मिला है, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें साथ ले चलूं। मैंने ठीक किया ना मिस्टर पारेख? समर ने पापा की तरफ पलटते हुए पूछा। मिस्टर पारेख? अरे जरूर बेटे, ये भी कोई पूछने की बात है। अनाया तुम्हारे साथ ही जाएगी। एक्चुअली मैं खुद ही नहीं चाहता कि वो अकेली जाए। अब उसे तुम्हारी कंपनी मिल जाएगी तो मैं भी बेफिक्र रहूंगा। मेरी हैरानी का ठिकाना ही नहीं रहा। पापा ने मुझे समर के साथ जाने दिया। वो समर जो फ्लर्टिंग के लिए हमेशा पेज 3 पर बड़े बड़े और बोल्ड अक्षर में छापता रहता है। समर अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाते हुए, चले प्रिंसेस। मैंने एक बार पापा की तरफ देखा और उन्होंने अपने पलके झुकाकर जैसे सहमति दे दी, मगर साथ ही हाथों के इशारे से ये भी समझा दिया कि अगर समर ने मेरे साथ जरा भी बदतमीजी की तो फिर बस उनका हाथ होगा और उससे कैद समर का गला। मुझे हंसी आ गई। समर ने मेरी तरफ देखा और मैंने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया और हम दोनों लिविंग रूम से बाहर निकलकर लॉन में आ गए। वैसे मैं इतना क्यों सोच रही हूँ? सही तो है, इतना बड़ा सेलिब्रिटी है समर और ऊपर से इतना क्वीट भी, जिस पर सारी लड़कियां मरती है। वो खुद चलकर मुझे अपने साथ पार्टी में ले जाने आया है। मुझे तो खुश होना चाहिए। पार्किंग की तरफ बढ़ते हुए मैंने आखिर उससे पूछ ही डाला, तुम्हें मेरे घर की एड्रेस कहाँ से मिल गया और मेरे पापा तुम्हें कैसे जानते हैं? समर स्टाइल से बालों को हाथ फेरते हुए, अब तुम अपने सामने खड़े इस बंदे के अंडरस्टिमेट कर रही हो प्रिंसेस। क्या मतलब? समर, आई थिंक हर म्यूजिक लवर मुझे जानता है आज की डेट में। नहीं? मैंने अपना सर पीट लिया। धत, मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ। क्या पूछ रही हूँ तुमसे? तुम्हें तो हर कोई जानता है, मगर मेरे घर का एड्रेस कैसे मिला तुम्हें? समर वही रुक गया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने सामने लाते हुए बोला, समर रिलैक्स प्रिंसेस। एक्चुअली मैं मिस्टर पारेख से पिछले 1 साल से जानता हूँ। व्हाट? मैं हैरानी से मुंह फाड़े उससे देखती रह गई। मगर मैंने तो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा था। समर ने मेरे कंधे पकड़ते हुए कहा, वो इसलिए मिस अनाया पारेख क्योंकि मैं हमेशा उनसे बिजनेस टूर पर ही मिलता रहा हूँ। लास्ट ईयर उनकी एक बिजनेस टूर थी साउथ अफ्रीका में। वहाँ मैं भी इवेंट था म्यूजिक परफॉर्मेंस के लिए। उस दिन मैंने पहली बार उनसे बात की थी। उन्हें हमारा परफॉर्मेंस इतना अच्छा लगा कि वो उनकी हर बिजनेस पार्टी में हमारी परफॉर्मेंस जरूरी होती है। ओह आई सी।
समर, वैसे तुम्हारे पापा के बड़े अच्छे। मैंने मन ही मन कहा, वो तुम्हारे लिए तभी एक अच्छे हैं जब तुम्हें मेरे शरारत से पेश आ रहे थे। गलती से भी उन्होंने तुम्हें मुझे फ्लर्ट करते देख लिया तो फिर तुम उनका अगला अलग ही रूप देखोगे जो तुम्हें डेफिनेटली अच्छा नहीं लगेगा। अब तक बातें करते हुए हम दोनों समर की कार के पास जा चुके थे। उसने मेरे लिए कार का दरवाजा खोला, मगर तभी अंधेरे को चीरते हुए जैसे एक साया वहां प्रकट हुआ। लाइट काफी कम होने की वजह से उनका चेहरा क्लियर नहीं दिख रहा था। वो जो भी था तेजी से मेरी तरफ बढ़ता जा रहा था। साथ ही किसी अनहोनी का आशंका से मेरी धड़कन बढ़ती जा रही थी और फाइनली अब वो मेरे ठीक सामने खड़े मुझे घूर रहे थे। गुस्सा साफ साफ उनकी आंखों में झलक रहा था। उन्होंने एक नज़र मेरे उस हाथ पर डाली जिसे समर ने पकड़ा हुआ था और बोले, चलिए मिस पारक, अब आप यहाँ क्या कर रहे हैं सर? मैंने उकता कर कहा। अमर समर को घूरते हुए, मैं आपको लेने आया हूँ मिस पारक, और ये बात मैंने आपको शाम में ही बता दी थी। अब आपसे मेरी बात हुई थी जब आपसे मेरी बात हुई थी। हाँ, और मैंने मना भी कर दिया था आपको, शायद आपने मेरे मैसेज पढ़ा नहीं। अमर, मिस पारेख, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको लेने आ रहा हूँ। आपसे आपकी चॉइस नहीं पूछी थी। एंड दैट मीन्स आप अभी और इसी वक्त मेरे साथ चल रही है। क्या जबरदस्ती है यार। ये जल्लाद शायद अपने होश में नहीं है आज। कम से कम समर के सामने तो मेरा हस्बैंड बनने की कोशिश ना करे। मैं मन ही मन खींच रही थी, मगर अभी तो ड्रामा शुरू हुआ था। लड़कों के अंदर इतनी ईगो होती है और किसी भी बात को कितनी आसानी से अपनी नाक और मूंछों का सवाल बना लेते हैं, ये मुझे आज पता चला जब दो हैंडसम से लड़के मुझे मेरे जैसे लड़की को, जिसे कोई पूछता तक नहीं था, उसे अपने साथ ले जाने के लिए बच्चों की तरह आपस में लड़ रहे थे, जैसे मैं कोई खिलौना हूँ और वो उस पर अपना हक जता रहे हो। अमर सेन ने जैसे ही आगे बढ़ा, मेरा हाथ पकड़ना चाहा, समर फौरन बीच में आ गया। उसने मुझे कमर से पकड़कर अपने पीछे कर दिया। अचानक उसका इस तरह छूना मुझे अनकंफर्टेबल कर रहा था। समर तीखे स्वर में, वो मेरे साथ आ रही है सर, बेहतर होगा कि आप बीच में ना आए। अमर धमकाने वाले अंदाज में, बीच में तुम आने की कोशिश कर रहे हो, मैं नहीं। समर अमर के करीब आते हुए, मैं अनाया को यहाँ से लेकर ही जाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। सर ने अब अपनी मुठियां भींच ली थी। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर मैं सहम गई। साफ दिख रहा था इस वक्त वो बेहद गुस्से में थे। मैंने समर को रोकने की कोशिश की, मगर उसने मेरा हाथ झटक दिया। समर, तुम्हें उसने डराने की जरूरत नहीं है अनाया, गाड़ी में बैठो। अमर दांत पीसते हुए, ओ रियली? और तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हें अनाया को इतनी आसानी से यहाँ से ले जाने दूंगा? समर ने इस बार मुझे और मजबूती से पकड़ते हुए सर की आंखों में डालकर कहा, क्योंकि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। मैं हैरानी से मुंह फाड़े समर को देखती रह गई। ये क्या बकवास कर रहा है? मैंने ऐसा कब कहा? इनफैक्ट उसने भी मुझसे कब ऐसा कुछ कहा? न जाने अब ये जल्लाद कैसा सलूक करेगा मेरे साथ। मैंने डरते हुए सर की तरफ देखा। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। पलक झपकाते ही वो समर के करीब आए और उनके कलर पकड़ते हुए बोले, अमर, दिल तो कह रहा है कि अभी तुम्हारे इस हाथ को तोड़कर रख दूं जिससे तुमने उसका हाथ पकड़ रखा है, मगर ये तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए माफ कर देता हूँ। अनाया सिर्फ मेरी है और हमेशा मेरी ही रहेगी, सो इट्स बेटर फॉर यू स्टे अवे फ्रॉम हर। कहते हुए उन्होंने समर के हाथ से मेरा हाथ छुड़ाया और मुझे लगभग घसीटते हुए अपनी कार की तरफ बढ़ने लगे। उन्होंने इतनी जोर से मेरा हाथ पकड़ रखा था कि मेरा हाथ बिल्कुल सून पड़ गया था। मैंने खुद को छुड़ाने की काफ़ी कोशिश की, मगर सब नाकाम। मुझे लाकर उन्होंने सीधे ड्राइविंग सीट के बगल में बैठा दिया और फिर खुद दूसरी साइड में दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गए। मेरा हाथ अब तक दर्द हो रहा था। मैंने खिड़की से बाहर झांककर समर को देखा। उनकी आखिरी लाइन सुनकर समर जैसे सख्त हो गया था। न वो कुछ बोल पा रहा था न कर पा रहा था, बस हैरानी से उनको देखता ही रह गया था। मुझे सच में उनके लिए
मुझे सच में उसके लिए अफसोस हो रहा था। तभी मुझे सर ने पकड़कर सामने की तरफ घुमा दिया। अमर, कार स्टार्ट करते हुए, सीट बेल्ट लगाओ। मुझे उन पर गुस्सा आ रहा था, सो मैंने उनकी बातें को अनसुना कर दिया। उन्होंने मुझे घूर कर देखा और खुद ही आगे बढ़कर मेरा सीट बेल्ट लगाने लगे। अब तक उनके हाथ गुस्से के कारण स्टीयरिंग पर कसे हुए थे। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, गुस्से में उन पर चिल्लाई, क्या था ये सब? मगर वो बिना कोई जवाब दिए चुपचाप ड्राइव करते रहे, जैसे मेरी बात की कोई वैल्यू ही नहीं हो। जब मुझे कोई जवाब नहीं मिला तो झल्लाते हुए मैंने उनके हाथ पर एक मुक्का जड़ दिया। चोट उनको लगी ही नहीं, मगर थैंक गॉड फाइनली उन्होंने मुझे नोटिस किया। अमर, वापस सामने देखते हुए, मुझसे क्यों आप पूछ रही हो? तुम्हें भी शौक है अननोन लोगों के साथ अकेले बाहर घूमने का? समर कोई अननोन नहीं है, वो मेरा फ्रेंड है। मैं भी आज झगड़ने के मूड में ही थी। अमर तंज कसते हुए, सिर्फ फ्रेंड? अगर तुम्हारे उस सो कॉल्ड फ्रेंड ने तो कुछ और ही कहा था। मेरी तरफ देखते हुए, बॉयफ्रेंड है ना वो तुम्हारा? ऐसा कुछ भी नहीं है। उसे वो सब मजबूरी में बोलना पड़ा क्योंकि आप हमेशा ऐसी ही उल्टी सीधी हरकतें करते हैं उसके सामने। अमर, मतलब ये उल्टी सीधी हरकतें करता हूँ? मतलब मैं उल्टी सीधी हरकतें करता हूँ? और नहीं तो क्या। पहले उस दिन उसे ऑफिस में बुलाकर धमका रहे थे, और अब आज यहाँ। आपको अंदाजा भी है कि आप क्या करके आए हैं? अभी अभी आप खुद ही हमारे रिलेशनशिप की पब्लिकली अनाउंस करके आ रहे हैं। वैसे तो खुद मुझे हमेशा समझाते रहते हैं और आज खुद ही। अमर गुस्से में स्टीयरिंग पर हाथ मारते हुए, नेवर माइंड, मुझे किसी की परवाह नहीं है। अब इस बार ऐसी धमकी दूंगा कि कभी गाना गाने के लिए मुंह नहीं खोलेगा ये। किसी के सामने ये बात बताना तो दूर की बात है। मैंने गुस्से में उनको घूरा। आपको किसी से प्यार से बात करनी नहीं आती है क्या? आप एक बार उससे प्यार से रिक्वेस्ट करके देखिए। आई एम श्योर वो आपको हेल्प करेगा। अमर झलाकर गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हुए, फाइन, मैं ही हूँ गलत। और उसने जो तुम्हें कमर में हाथ डाला वो क्या था? तुम रोक नहीं सकती थी उसे। मैंने चौंक कर उनकी तरफ देखा और फिर हवा में कुछ सूंघने की एक्टिंग करते हुए बोली, मुझे ना कुछ जलने की बहुत तेज बदबू आ रही है इधर से। कहते हुए मैंने उनकी तरफ इशारा किया। अमर, जस्ट सेड अप। आई एम नॉट जेलस। तुमने उसे रोका क्यों नहीं? दोबारा अगर वो तुम्हारे पास भी दिखा तो मैं। मुझे अब हंसी आने लगी थी। मुझे जानबूझकर उनको चिढ़ाते हुए कहा, अगर उसने ऐसा कुछ किया भी तो मैं उसे बिल्कुल नहीं रोकूंगी। अमर मेरी तरफ अपनी नज़र घुमाते हुए जोर से, अनाया। कार इस समय कम से कम 90 की स्पीड में चल रही थी। हम हाईवे पर थे और रास्ते पर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था। तभी मेरी नज़र सामने पड़ी एक ट्रक तेज रफ्तार में हमारी तरफ आ रहा था। नहीं, मेरे मुंह से एक जोरदार चीख निकली और मैंने अपने हाथों पे अपना चेहरा ढकते हुए घुटनों के बीच सिर छुपा लिया। एक जोरदार क्रैश की आवाज़ आई और कार बुरी तरह हिल गई। कुछ ही देर बाद जब मेरी धड़कनें थोड़ी सामान्य हुई तो मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली। क्या मैं जिंदा हूँ? अमर सर ने तुरंत मुझे कसकर गले से लगा लिया। मेरी चीख सुनकर उन्होंने फौरन स्टीयरिंग घुमाई और कार लेफ्ट टर्न लेते हुए एक दीवार से बुरी तरह टकराकर सामने डैमेज हो गई थी। शुक्र था एयर गैस का जिनकी वजह से हम दोनों को ही चोट नहीं आई। अभी अभी मौत को इतने करीब से देखा था हमने। मेरे हाथ अब तक कांप रहे थे। उन्होंने मुझे पकड़ते हुए धीरे से कहा, आई एम सॉरी अनाया, सब मेरी गलती है। और एक झटके में जैसे मेरी आंखों के आगे मॉम की एक्सीडेंट की सारी तस्वीर उभर कर सामने आ गई। कुछ ऐसा ही हुआ होगा ना उस दिन भी। फर्क बस इतना रहा था, वो मेरे जितनी लकी नहीं थी। उनकी कार पूरी तरह चकनाचूर हो गई थी उस रोड एक्सीडेंट में। शायद इस तरह लापरवाही से ड्राइविंग करना सक्सेना खानदान का खून में ही शामिल है। आज एक बार फिर से मेरे अंदर की नफरत सुलगने लगी। इस छोटे से एक्सीडेंट ने भले ही मुझे कोई एक जख्म दिए हो, मगर जैसे मेरे पुराने जख्मों को कुरेद कर रख दिया था। मैंने एक झटके में खुद को उनसे अलग किया और कार से बाहर निकलकर सड़क पर पैदल ही चलने लग गई। वैसे भी उनका घर अब मुश्किल से 10 कदम की दूरी पर था।
मेरे इस अचानक बदले बिहेवियर पर अमर सर का अचकचा गए। वह भी फौरन बाहर आए और मेरे पीछे दौड़े, मगर तब तक मैं घर के अंदर घुस गई। अंदर में एक बहुत बड़ा हॉल था जिसे बड़े करीने से सजाया गया था। तनु ने मुझे वहां देखा तो दौड़ती हुई मेरे पास आ गई। तनु गले लगाते हुए, तुमसे वापस मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं बता नहीं सकती। मुझे भी कहकर मैं कोशिश कर थोड़ा सा मुस्कुराई। अमर सर ने मुझे खोजते हुए उसी तरफ आ रहे थे, मगर मैंने उनको पूरी इग्नोर कर दिया। तनु, आओ मुझे अपनी दोस्त से मिलवाती हूँ, कहते हुए मेरा हाथ पकड़ते हुए वो 4-5 लड़कियों की तरह बढ़ गई। बताने की जरूरत नहीं थी कि तनु की फ्रेंड्स न केवल इंडिया बल्कि इंडिया से बाहर की टॉप मॉडल थी। सबके सब एक बढ़ से बढ़कर एक खूबसूरत। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ग्रीक देवियां खुद आसमान से नीचे आ गई हो। सबकी हाइट भी मुझसे काफी ज्यादा थी। उनके सामने किसी छोटी बच्ची जैसी दिख रही थी। मुझे ऐसा फील होने लगा जैसे हंसों की दुनिया में गलती से कोई अकेला मेंढक घुस आया है। तनु मुझे अपने करीब लाते हुए, एमिली, सनाया, क्रिस्टी, सोनिया, इनसे मिलो, ये अनाया, एंड गेस व्हाट, राज बहुत जल्दी इनसे शादी करने वाले हैं। यस, ये मेरी होने वाली भाभी है। वो लगभग खुशी से उछलते हुए बोली। एमिली, सनाया और किरणटी मुझे देखकर मुस्कुराई और मुझे कॉन्ग्रेचुलेट भी किया। लेकिन सोनिया मुझे बड़े गौर से देख रही थी। सोनिया, मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम अनाया पारेख हो ना? अब मैंने भी उसे गौर से देखा तो सोनिया है, वही सोनिया जो अभी जेपी कॉर्पोरेशन के लिए बतौर कैलेंडर गर्ल काम किया करती है। अपने खर्च पूरे करने के लिए लड़कों को उंगली पर नाचाना जैसे इसका शौक था। मगर हद तो तब हो गई जब उसने पापा पर ट्राई मार दिया। पापा ने इसे दूसरे ही दिन बाहर कर दिया था। सोनिया, आई ए सरप्राइज, राज ने तुम्हारी जैसी लड़की को पसंद कैसे कर लिया? जरा एक बार खुद को देखो तो सही। लड़कियों जैसी कोई बात नहीं है तुम में, है ही नहीं। कहते हुए उसने वाइन का एक सीप लिया और मेरा मजाक उड़ाने के अंदाज में हंसी। तनु गुस्से में, जस्ट सेट अप सोनिया। सोनिया लापरवाही से, क्या मैंने कुछ गलत कहा? मैं राज को डेट कर चुकी हूँ और बहुत अच्छे से जानती हूँ उनकी पसंद कैसी है। आई मीन देखो खुद को, न तुम्हारी शक्ल अच्छी न हाइट, बिल्कुल छोटी सी बच्ची जैसी हो तुम। और राज ऐसा लड़का है जिसे पाने की हर लड़कियां तमन्ना रखती है। वह तुमसे क्यों शादी करेगा? जस्ट थिंक आउट इट। आई एम श्योर वो तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा होगा अनाया। तनु चिल्लाते हुए, सोनिया इनफ, एक भी शब्द और भी कहा तो मैं भूल जाऊंगी तुम यहाँ पर गेस्ट हो। मेरी तरफ मुड़ते हुए, आई एम रियली सॉरी अनाया। मुझे इस वक्त सोनिया पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। हाँ ठीक है, मैं अच्छी नहीं दिखती, लेकिन इससे कोई हक नहीं बना है मेरे लुक पर ऐसे कमेंट करने का। तनु मुझे लेकर दूसरी तरफ आई और फिर मुझे पता चला सोनिया जैसी जलन की मारी अनगिनत कन्याएं वहां फुफकारती हुई घूम रही थी, जिससे ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि मिस्टर राज सक्सेना ने शादी करने का फैसला ले लिया है, वो भी मुझसे, यानी अनाया पारेख से। अनाया अगर अपनी सलामती चाहती हो तो चुपचाप यहाँ से निकल लो, वरना ये चोट खाई नागी ने तुझे कच्चा खा जाएगी। मैं खुद से ही बुदबुदाई और वहां से खिसकने का बहाना खोजने लगी। तन्नू, मैं जरा बाहर घूम कर आती हूँ। तन्नू मुस्कुराती हुई, ओके, मगर कोई भी जरूरत हो तो सीधा मेरे पास आना। मैंने हाँ में सिर हिलाया और बाहर निकल गई। अभी मैंने बाहर लॉन में टहलना शुरू ही किया था कि किसी ने मुझे आवाज दी। मैंने हैरानी से उस तरफ देखा। कोई दौड़ता हुआ मेरी तरफ आ रहा था और फिर वो चारों दौड़ते हुए मेरे सामने आकर हाँफते हुए रुके। राहुल हाँफते हुए, देखा, मैंने कहा था ना ये अनाया ही है, मगर तुम लोग ऐसे भागते हुए क्यों आ रहे हो? मैंने हैरानी से पूछा। अभी हंसते हुए, समर का पता नहीं क्या हुआ है, कब से परेशान सा बस तुम्हें खोज जा रहा था। तब तक समर भी वहां आ गया था। राहुल, बाय द वे अनाया, तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो। समर की पीठ पर एक थोल जमाते हुए,
तो इसीलिए इतना बेचैन हो रहा था या तुमसे मिलने के? मैं उनको क्या बताती कुछ देर पहले क्या हुआ था? सर मेरे सामने खड़ा परेशानी से मुझे देख रहा था। समर तुम ठीक हो? मैंने हाँ में सिर हिलाया। अभी वैसे अनाया, अभी 10 मिनट के अंदर हमारी परफॉर्मेंस है। चाहो तो हम स्टेज पर ज्वाइन कर सकती हो। तुम क्या चाहती हो? पब्लिक तुम पर अंडे और टमाटर फेंके? मैंने अपनी कमर पर हाथ रखते हुए पूछा। राहुल हंसते हुए, इतना बुरा भी नहीं गाती हो। मैंने सुना था तुम्हें म्यूजिक क्लास में गाते हुए। मगर मुझे तुम लोगों की तरह हजारों लोगों के सामने स्टेज पर गाने में जरा भी एक्सपीरियंस नहीं है राहुल। और अभी एक साथ मेरे कंधे थपथपाती थी। ओके ओके, पर जरा जोर से चीयर करना हमारे लिए। मैं कितना भी चिल्ला लूं, तुम्हारी इस पागल बहन से पीछे ही रहूंगी। मैंने मुंह बनाते हुए एक तरफ इशारा किया। 5-6 लड़कियां इधर ही बढ़ी आ रही थी। ये देखकर करण और अभी और राहुल वहां सिर पर पैर रखकर स्टेज की तरफ भागे। मुझे हंसी आ गई। तुम्हें नहीं जाना? मैंने समर से पूछा। समर, वो एक चूली में तुमसे कुछ। तनु, हे अनाया। तभी वहां एक तेज आवाज गूंजी जिससे हम सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। करण, हे एवरीवन, जैसा कि आप सबको पता है कि हम यहाँ किसी खास के वेलकम के लिए आए हैं, एंड वी आर हियर टू मेक योर ईच एंड एवरी मोमेंट स्पेशल। दिस सॉन्ग इज डेडिकेटेड टू प्रीटीएस्ट गर्ल मिस तनुजा सक्सेना। चारों तरफ की तालियों का शोर उठने लगा और फिर करण ने गाना शुरू किया। ये चांद सरोसन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा। मैं हैरानी से आंखें फाड़े देख रही थी। क्या ये वही करण है जो हमेशा चुपचाप सा रहता है? मगर क्या कमाल का गाना चूज किया था उसने, परफेक्ट फॉर तनुजा। मगर अगले पल जो हुआ उसकी मुझे किसी की उम्मीद नहीं थी। तनु ने अपने हाथ को पकड़ा ग्लास पूरी ताकत के साथ स्टेज की तरफ दे मारा। अच्छी बात यह रही कि कांच वो ग्लास टूटकर किसी को लगा नहीं। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। तनु गुस्से में दांत पीसते हुए धीरे से, धोखेबाज। उधर स्टेज पर करण बिल्कुल शांत सा हो गया था। उसके चेहरे पर दर्द का भाव आ गए थे, मानो ग्लास ने उसका दिल तोड़कर रख दिया हो किसी ने। समर, सिट अनाया, आई हैव टू गो, बाद में बात करता हूँ, कहते हुए वो तेजी से बैक स्टेज चला गया। मेरी समझ में नहीं आया अभी अभी क्या हुआ था। तनु गुस्से में वहां से निकलकर बाहर की तरफ बढ़ गई। मैं हैरान परेशान से अकेली वहां खड़ी रह गई। और फिर स्टेज पर बचाना ये हसीने। लो मैं आ गया। सॉन्ग के साथ समर ने एंट्री हुई। लड़कियां तो जैसे पागल ही हो गई, वापस से पार्टी में जान आ गई। जैसे ही वो स्टेज से एक भी कदम नीचे रखते हुए सब अपनी आदत के अनुसार उन्हें अपनी तरफ खींचने लगती है। मैंने थोड़ी देर इंजॉय किया, फिर घड़ी पर नजर डाली तो वह 9:30 बज रहा था। तब ज़्यादा देर तक यहाँ रुकना सही नहीं होगा, यह सोचकर मैंने घर जाने को सोचा। मगर फिर मुझे याद आया, मुझे तो वो जल्लाद यहाँ उठा लाया था। मैं तो अपनी गाड़ी लाई ही नहीं, तो अब वापस कैसे जाऊं? तभी मुझे वहाँ मिसेस सक्सेना दिखी। मैंने उनसे नमस्ते कहा और अमर सर के बारे में पूछा। उन्होंने बताया उनसे मिलने कोई आया हुआ है, तो वो अपने रूम में है। उन्होंने रास्ता बता दिया और मैं उनको थैंक यू बोलकर सक्सेना मेंशन के अंदर चली गई। घर क्या राजमहल लग रहा था। ये सफ़ेद रंग के पत्थरों से बना ये पूरा घर पारेख मेंशन के कम से कम 4 गुना ज़्यादा बड़ा होगा। मैंने बहुत कोशिश की, मगर जैसा कि हमेशा मेरे साथ होता है, मैं फिर से रास्ता भटक गई। मैं इधर उधर के कमरे में झांकती चली रही थी कि शायद कोई दिख जाए, मगर पार्टी होने की वजह से शायद सब लोग, यहाँ तक कि सारे सर्वेंट भी बाहर ही थे। इसी तरह चलते चलते अचानक मुझे कुछ आवाज़ें महसूस हुई। ओह राज, मैं बता नहीं सकती मैंने तुम्हें कितना मिस किया। अमर झुंझलाते हुए, किस लिए आई हो तुम अब यहाँ? आवाज़ मेरे बाईं तरफ के कमरे से आ रही थी। मैंने फौरन दरवाजे से झांका और सामने का नज़ारा देखकर मेरा मुंह इतना लटक गया कि शायद जमीन में कुछ ही इंच पर रह गया हो। मैं फटी फटी आंखों से वहीं खड़ी अमर सर को देख रही थी। उनके साथ लगभग चिपक कर इस वक्त एक लड़की खड़ी थी। वो और कोई नहीं, सिमरन थी। आपको पता है, मैंने अब तक
दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे नहीं देखी, क्योंकि आपकी किसी ने मुझसे कहा था कि ये अब तक की सबसे रोमांटिक मूवी है। इसलिए मैं हमेशा से चाहती थी कि यह मूवी मैं अपने हस्बैंड के साथ ही पहली बार देखूं। मगर आज कायनात ने ऐसा कमाल का करिश्मा किया था कि ये मूवी मेरी आंखों के सामने लाइव चल रही थी। तो फाइनली आज दो लोगों के उनका प्यार मिल गया था। एक तो मेरे रोमियो को उनकी जूलियट मिल गई, और अब राज को उनकी सिमरन मिल गई थी। सबसे बड़ी बात, कायनात ने सबको मिलन का गवाह मुझे ही बनाया था। कोई बात नहीं अनाया, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है, कहते हुए मैंने खुद को तसल्ली दी और वापस मुड़ गई। अचानक मुझे झटका सा लगा। मेरी आंखों के आगे वाकया घूम गया जब मैंने तनु को अमर सर की गर्लफ्रेंड समझ लिया था। कहीं सिमरन भी अमर सर की कोई कजन तो नहीं है और मैं फिर से ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। मैं फौरन पलटी और अगले ही पल में वहम भी दूर हो गया। सिमरन ने बिना किसी हिचक से अमर सर का कॉलर पकड़कर उन्हें एक करीब खींच लिया। प्यार के इन दोनों पंछियों को चोंच बस लड़ने ही वाले थे कि अमर सर ने नज़र मुझ पर पड़ गई और मैंने फौरन अपनी नज़रें फेर ली। अब शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी और इससे ज़्यादा देखने की हिम्मत भी नहीं थी मुझ में। मैं लगभग दौड़ती हुई वहाँ से बाहर आ गई और सीधे तनु से टकरा गई। तनु हैरानी से, अरे अनाया ऐसे क्यों भाग रही हूँ? मुझे घर जाना है। तनु, मगर अचानक क्या हो गया? प्लीज़ तनु, बस मुझे अभी के अभी घर जाना है। तनु, ओके ओके कम डाउन, मैं अभी रात से कहती हूँ। नहीं, उनसे नहीं, किसी ड्राइवर को मेरे साथ भेज दो प्लीज़। तनु, मगर मैं तुम्हें ड्राइवर के साथ कैसे भेज दूँ? तुम बस 2 मिनट रुको, मैं अकेली चली जाऊंगी, मैंने उसकी बात काटते हुए कहा। तनु, ओके रुको, मैं ड्राइवर को बुला रही हूँ, तनु ने हथियार डालते हुए कहा और फोन कर ड्राइवर को बुलाया। गाड़ी में बैठते हुए खिड़की से बाहर आसमान को घूरे जा रही थी। डेफिनेटली आज मेरे ग्रह नक्षत्र सही नहीं थे, तभी सुबह से एक के बाद एक बस बम फूटते जा रहे थे मेरे सामने। आज तो मैं पापा से बात करके सारा किस्सा ही खत्म कर दूंगी। दुनिया में और कोई इंसान नहीं मिला उनको अपना दामाद बनाने के लिए। घर में घुसते ही मैंने अपने कुक से पूछा, पापा घर पर है? जी, वो अपने कमरे में ही है। मैं फौरन उनके कमरे की तरफ दौड़ी। मैंने उनको आवाज़ लगाई मगर वो कमरे में नहीं थे। वॉशरूम से शावर की आवाज़ आ रही थी। मैं वहीं बेड पर बैठ गई। सामने टेबल पर उनकी और मॉम की तस्वीर रखी थी, जिसमें पापा झूले पर बैठे थे और मॉम ने पीछे से उनके गले में हाथ डाल रखा था। यह तस्वीर उनके स्कूल टाइम की रही होगी, क्योंकि दोनों ही इसे क्वीट से टीन एजर दिख रहे थे। बहुत कम लोगों को ऐसा प्यार नसीब होता है जो बचपन से लेकर शादी तक का सफ़र को तय कर पाता है, और इन दोनों का प्यार कुछ ऐसा ही था। जाहिर है पापा उनसे बेहद प्यार करते थे। फिर आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई थी कि उनकी उस फैमिली ने मेरी सगाई करनी पड़ी जो उन्हें उनके प्यार से अलग करवाने का जिम्मेदार था। आज मुझे इन सब सवालों का जवाब चाहिए था। मैं बेसब्री से उनके बाहर आने का इंतजार करने लगी। तभी अचानक मुझे जैसे झटका लगा। मुझे यहाँ कमरे में आए 20 मिनट हो चुके थे और अब तक पापा बाहर नहीं आए थे। वो तो इतने देर कभी शावर नहीं लेते। मैं फौरन वॉशरूम के दरवाजे के पास पहुंची। पापा आप ठीक है? कोई जवाब नहीं आया। इस बार मैंने जोर से दरवाजा खड़खड़ाया। पापा आप ठीक तो है? ओपन द डोर प्लीज। मगर अब भी कोई जवाब नहीं आया। पानी गिरने की आवाज़ अब भी वैसे ही लगातार आ रही थी। मेरा दिल बैठने लगा। मैं बेधासा रोते हुए दरवाज़ा पीटने लगी। पापा प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए। शोर सुनकर सारे सर्वेंट भागते हुए ऊपर कमरे में आ गए। उनकी मदद से हमने दरवाज़ा तोड़ डाला और अंदर की नज़ारा देखकर सबके होश उड़ गए।